गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। जो बच्चे लास्ट टर्न पे वीडियो नहीं देख पाए थे या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी उन्हें मैं बता दूं कि हमारा जो थ्योरी पोर्शन है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आई हैव टॉट यू 5 different types that with the help of these 5 points you can find the order of any reactions। मतलब 5 विभिन्न प्रकार से 5 बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं जिनसे हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं, और इसे समझने के लिए आप लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिक्स्थ वाला होते टोटल 6 हैं, तो सिक्स्थ वाला वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन पॉइंट लास्ट टर्न पे डिस्कस नहीं हो पाया था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो टेक योर रफ कॉपी एंड सॉल्व इट एज यू वॉच दी वीडियो एक्सप्लेनेशन। आप रफ कॉपी ले लीजिए और साथ में ही आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन नोट करके जो भी आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। ये जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है यही सबसे बेसिक मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हमारी अभिक्रिया की कोटि जो होती है ये एक प्रयोगात्मक मान होती है। तो यहाँ पर एक प्रयोग करके, जैसा मैंने बताया कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाएंगे, बट पहले से ही करे हुए किसी एक्सपेरिमेंट का डेटा आपको दे दिया जाएगा और उससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर वही है, एक टेबल हमें दी हुई है, एक रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी, ये जब रिएक्शन करते हैं 2A और 3B जब ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो टेबल है इसमें बता रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ए और बी की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उससे रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अभिक्रिया का वेग है वो परिवर्तित हो रहा है, और किस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। यही हमें इस टेबल से देखना होता है और फिर इसके बाद जो है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले टेबल को आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, तो कई बार आपको टेबल देख के ही पता चल जाता है कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर हमारा जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट स्लॉट के लिए, तो जो ए है यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हमने लिए, देखिए यूनिट से पता चल रहा है, मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो ए की जो सांद्रता ली है हमने 1 ली है, 1 मोल लिए जो अभिक्रिया कर रही, मतलब हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किसकी कितनी सांद्रता जो है वो अभिकारक को प्रभावित अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है। तो स्टार्टिंग में ए जो है वो 1 मोल है, बी की सांद्रता 2 मोल है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो वेग आता है, जो रेट आता है, वो 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आता है। देन इसके बाद हमने देखिए क्या किया, सेकेंड टाइम पीरियड में, मतलब जब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी इसी में, तो हमने सेकेंड टाइम जब लिया तो हमने ए की कंसंट्रेशन को 1 से बढ़ा करके क्या कर दिया, 2 कर दिया, यानी डबल कर दी। ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, बट बी की कंसंट्रेशन को हमने सेम रखा, बी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसा इसलिए किया, ये पता करने के लिए कि क्या ए की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए जब हमने बी को कांस्टेंट रखा, बी को स्थिर रखा, बी तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है, तो ए को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो वेग को, अभिक्रिया के वेग को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रही है, वरना ए की कंसंट्रेशन चेंज करने पर जो रेट है उसे भी चेंज हो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद हमने थर्ड स्लॉट लिया टाइम का। इस बार हमने क्या किया, हमने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, भाई 2 कर दी थी हमने बीकर में, अब उसे निकाल तो सकते नहीं, तो वो कंसंट्रेशन अभी फिक्स है, हमने ए की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अब हमने बी की सांद्रता क्या कर दी, दोगुनी कर दी। जैसे ही हमने बी की सांद्रता दोगुनी करी, देखिए क्या वेग में परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। बी की जो सांद्रता है वो दोगुनी करने पर वेग भी जो है वो 2 गुना हो गया, यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो बी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है लेकिन ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है।
अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टेबल में ये जो 1 2 2 4 ये सब दिए हैं, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब ये जो अंदर लिखा होता है ब्रैकेट के, ये है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ होती है, जो पावर लिखते हैं। तो देखिए अब इसकी हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो टेबल आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे टेबल को पढ़ना। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो जो रेट लॉ होता है वो कहता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर m b की पावर n। ये जनरल रेट लॉ है जब हमने कोई कंसंट्रेशन नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर ए और बी जो है हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो जो रेट होगा वो ए की पावर m b की पावर n, जहाँ पर m और n कुछ भी हो सकते हैं, बस इन्हीं से हमें कोटी निकालनी है। तो हम एक एक करके अपनी ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए जब ए की कंसंट्रेशन 1 है और बी की कंसंट्रेशन 2 है तो रेट कितना है, 2 है। यहाँ पर रेट की जगह पर क्या लिख दो, 2 लिख दो, इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, m है, क्योंकि पावर तो अभी हमें पता नहीं है, वही निकालनी है। और बी की कंसंट्रेशन पहले केस में कितनी है, 2 है, पावर n, और इसको बना दो इक्वेशन 1। इसी तरह से अब आपको तीनों इक्वेशंस जितनी भी आपको डेटा दिया हुआ है टेबल में वो बना लेनी है। अब फिर दोबारा से जब ए की कंसंट्रेशन 2 है, बी की 2 है, तो रेट कितना है, 2 है, तो भाई रेट फिर से 2 लिख दो, के 1 की पावर m, सॉरी यहाँ पर हमने 1 से 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर m। और इधर भी बी की कंसंट्रेशन भी कितनी है, सेकेंड टाइम 2 है, तो उसकी भी पावर कितनी हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। देन इसके बाद थर्ड डेटा में रेट देखिए कितना है, 4 है, के कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन को हमने 2 ही रखा है और बी की कंसंट्रेशन को कर दिया है अब 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। मैथ्स लगाई है आप सबने, बस ये जो 3 इक्वेशन बनी है इनसे हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 इज इक्वल टू के इंटू 1 की पावर m 2 की पावर n, ये 3 इक्वेशन इस तरह से बनाई हैं। इक्वेशन बनाने से पहले ही मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि जब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, तो उसकी जो ऑर्डर होती थी वो 0 हो जाती थी। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी मैंने जब टेबल आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, अभिक्रिया का वेग ए पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ए की सांद्रता परिवर्तित करने पर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले ही पता चल गई कि जो हमारी रिएक्शन है वो ए के सापेक्ष यानी कि ए के रिलेशन में 0 ऑर्डर की है। तो आप देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की जो यहाँ पर पावर आपने ली है m, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। कैसे, अब देखिए करना क्या है, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 इक्वेशन है, पहले किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए किन 2 इक्वेशंस में कोई वैल्यू है जो कट सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2/2 इज इक्वल टू के 1 की पावर m 2 की पावर n अपॉन में के 2 की पावर m और 2 की पावर n। इतना तो आपको अब सबको पता ही होगा कि डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, बचा कितना, तो देखिए कितना बचा, 2 से 2 कट गया तो 1, यहाँ पर 1 बचा, इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 1 की पावर m अपॉन 2 की पावर m, पावर सेम है तो ये एक साथ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने पे आ गया 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर m। अब यहाँ पर m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस साइड बेस सेम करना पड़ेगा, तो बट यहाँ तो कोई बेस है नहीं। तो जिन्होंने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है अच्छे से उनको शायद ये चीज़ ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बेस कुछ नहीं है। तो अब बेस कैसे बनाए, तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ रही, 1, और किसी भी एक्सपोनेंट में वैल्यू 1 कब आती है, वैल्यू 1 तब आती है जब किसी भी नंबर की, जैसे मान लो 100 ही क्यों ना लिखा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू पहले से ही 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिख लेंगे कि बेस कितना है, 1/2 है, क्योंकि हमें सेम बनाना है। अब बन तो सकता नहीं है तो हमने अपनी तरफ से 1/2 लिख दिया और यहाँ पावर कितनी कर दी, 0 कर दी।
इज इक्वल टू 1/2, इधर तो पहले से ही 1/2 की पावर m है। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा। देखिए मैंने कहा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती 1, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पहले से ही 1 थी, पावर बनानी थी, तो 1/2 की पावर को 0 लिख दिया ताकि बेस क्या हो जाए सेम। अब देखिए अब कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ LHS RHS में, बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो पावर m इज इक्वल टू कितनी आ गई 0। अभी मैंने कहा था आपसे कि a के लिए क्योंकि ये रिएक्शन क्या है 0 ऑर्डर, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो इस तरह से हमने m की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज़, देखिए क्या कट सकता है, तो देखिए 2 और 4, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को, सॉरी 2 एंड 3 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 में क्या लिखा है 2 इज इक्वल टू k 2 की पावर m और 2 की पावर n अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा है 4 इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर m और 4 की पावर n। अब देखिए फिर वही चीज़, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 बचा, k से k कैंसिल, 2 की पावर m, 2 की पावर m क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ये बचा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 2/4 की पावर n, 2/4 की पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा कट गया, तो आंसर आ गया इधर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। फिर वही चीज़ बेस सेम करना है, तो बेस तो देखिए यहाँ पहले से ही सेम है, अब इसको पावर फॉर्म में बदलना है, तो पावर तो कुछ बन नहीं रही है, तो किसी की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये 1 था तो पावर 0 बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 1/2 की पावर 0 कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर इसकी 1/2 की पावर कुछ नहीं है, लेकिन हमें तो पावर निकालनी है, तो जब किसी की पावर कुछ नहीं होती है तो वैल्यू सेम रखने के लिए हम पावर कितनी कर देते हैं 1, क्योंकि a की पावर अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा a आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 1/2 था तो उसकी पावर 1 लगा दी, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n। तो अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या है सेम है, बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी n इज इक्वल टू 1। तो ये m की वैल्यू आ गई 0, n की वैल्यू 1 आ गई। अभी ऑर्डर नहीं आई है, अब हमें क्या करना है, ये m और n की वैल्यू जो आई है इसे हम अपने रेट लॉ में रखेंगे। तो रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट लॉ कह रहा है रेट इज इक्वल टू है k इंटू a की पावर m और b की पावर n। तो इससे रेट इज इक्वल टू आ गया k इंटू a की पावर m का मतलब 0, b का मतलब n की वैल्यू 1 है तो b की पावर 1 हो गई। और ऑर्डर क्या कहती है, ऑर्डर इज इक्वल टू होती है जो पावर आती है, ऑर्डर इज इक्वल टू है m प्लस n, दैट इज 0 प्लस 1, तो ऑर्डर कितनी आ गई 1। यानी ये जो रिएक्शन में टेबल दी हुई थी उससे जो हमने सॉल्व किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी है 1 है। तो इस तरह से जो हमें टेबल दी होगी तो हम सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको पावर और एक्सपोनेंट अच्छे से आना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप पूछेंगे एंड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसका 6th पॉइंट था अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करें, और ये अब कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब हमारे जो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड इक्वेशन। जो आपने समाकलित समीकरण निकाले थे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं आपकी उनकी इक्वेशंस लिख लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन तो आती है फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x इज इक्वल टू क्या आता था kt आता था, या फिर यूं कहें कि k इज इक्वल टू x बाई टी आता था। एक इक्वेशन तो ये बनती थी, और इसकी हाफ लाइफ क्या होती थी, इक्वेशन तो ये थी, और हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या थी, ध्यान हो अगर आपको, t हाफ इज इक्वल टू a बाय 2k। जिनको नहीं ध्यान है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन वाला टॉपिक उठाकर देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इक्वेशन क्या बनाई थी? इक्वेशन थी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पर K जो था वो रेट कांस्टेंट था अब किसी भी रिएक्शन के लिए, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक था। T वो टाइम था जितना टाइम जो है रिएक्शन कंप्लीट होने में या रिएक्शन का कुछ पार्ट जो कंप्लीट हुआ है उसमें जितना भी टाइम लगेगा वो T होगा। A जो है ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, और A माइनस एक्स जो होती है ये रिएक्टेंट की बची हुई सांद्रता होती है जो T टाइम बाद बचती है। ध्यान रखिएगा, A प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स जो है वो बची हुई सांद्रता होती है। और ये निकलती कैसे है? इसको निकालने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन से जितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जितना प्रोडक्ट बन चुका है उसको माइनस कर दीजिए। देखिए रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A होती है और जितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है वो X होता है, क्योंकि प्रोडक्ट X बनता था ना। तो A माइनस एक्स जब करेंगे तो बची हुई कंसंट्रेशन आती है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी और इसकी हाफ लाइफ क्या थी? इसकी हाफ लाइफ थी T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो जिनको ये इक्वेशंस नहीं याद हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं, वो जाकर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखें, उसमें इसको प्रूव करके बताया गया है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के न्यूमेरिकल की तरफ। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं अभी करके आपको बताऊंगा, देन इसके बाद आपको घर से न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट करके बताने हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछना है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, बुक में दिया हुआ है। कह रहे हैं प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो आपको अब क्वेश्चंस को समझना कैसे है। देखिए सांद्रता क्या रह जा रही है? आधी हो जा रही है, यानी कंसंट्रेशन हाफ हो जा रही है, और ये उसका टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड में कंसंट्रेशन हाफ हो जा रही है। तो जितने टाइम में कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है। मैंने जब हाफ लाइफ पीरियड निकालना सिखाया था तो इसकी डेफिनेशन बताई थी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन हाफ। किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में समय लगा, जितना समय लगता है वो ही उसका अर्धायु काल होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन 50 सेकेंड में आधी कंप्लीट हो रही है और रिएक्शन कैसी है? प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और हमें निकालना क्या है? हमें वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट निकालना है। और ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 साल ये जो है क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो देख लिया आपने, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50 सेकेंड में उसकी रिएक्शन जो है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जा रही है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन हमें है कि जो T हाफ है हमारा वो 50 सेकेंड है। T एक्चुअली में टाइम होता है और हाफ का मतलब हाफ टाइम, तो हाफ टाइम जो है वो 50 सेकेंड है। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान रखें कि जितने समय में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है वो जो टाइम होता है उसे ही उसका टी हाफ या अर्धायु काल कहते हैं। तो टी हाफ हमें कितना दिया है? 50 सेकेंड दिया है। और हमें वेग स्थिरांक निकालना है, यानी हमें K फाइंड करना है। और ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए टी हाफ से रिलेटेड कुछ दिया गया है? हाँ दिया गया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो बस यही फॉर्मूला हमें लगा देना है, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, विच एम्प्लॉयज K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T कितना है? 50। मैं सेकेंड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 693 करके अब बस 50 से 0.693 को डिवाइड करना है। कितने बच्चे डिवाइड कर सकते हैं? चलिए अपनी कॉपी निकालिए और डिवाइड करिए, फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ। डिवाइड करिए आप लोग। जो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 50 से 0.693 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, और जिन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 50,693। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा 50,000 से हमें क्या डिवाइड करना है? 693। तो भाई एक बार में तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जीरो लगाकर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तब हमने क्या करा? एक जीरो बढ़ा लिया। क्लियर है? बट एक जीरो बढ़ाने पर भी ये 6,000 हो रहा है, तो भाई एक जीरो और बढ़ा देंगे तब यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये 69,300 हो गया। तो 50,000 है, 69,000 है, 1 टाइम्स में चला जाएगा।
1 टाइम में गया तो ये आ गया 50,000, माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 19,300। इसके बाद एक जीरो और बढ़ा लेना, तो अब ये 1,93,000 हो गया है। 50,000 है, कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,50,000। माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 43,000, तो अभी भी ये छोटा है, तो एक जीरो और बढ़ा लेना, तो यहाँ पर 8 टाइम में जाएगा, ये बचेगा 4 लाख हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये बचेगा आप 30,000, और 30,000 में अगर एक जीरो बढ़ाओगे 3 लाख हो गया। 6 टाइम में ये पूरा कट जाएगा। तो आपने इसको जब पूरा सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? देखिए 0.01386। बट आपको आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, यानी कि शून्य के अलावा कोई जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें से कोई एक संख्या जो है वो पॉइंट से पहले होनी चाहिए। तो इसके लिए पॉइंट हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.386। डेसिमल आपने 2 प्लेस शिफ्ट किया है और राइट साइड शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 1.386 इंटू 10 की पावर -2। सेकेंड में टाइम दिया था, तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है टाइम इनवर्स होती है, तो ये सेकेंड इनवर्स। तो ये था हमारा के का वैल्यू। आई होप कि आपको डिवाइड समझ में आ गया होगा। ये वाला नहीं तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट होता है, एंड आपको घर में जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आप सॉल्व करेंगे। जिसके पास बुक नहीं है बेटा, बुक ले लीजिए, अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है अब रोज रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो अपनी करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।